गुड मॉर्निंग इंडिया। सादर प्रणाम मित्रों। आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं और वो टॉपिक है कि हम न्यूज़पेपर को, अखबार को, समाचार पत्र को हमारे जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। समाचार पत्र कैसे पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें, कितना पढ़ें, कब पढ़ें, क्या उसे पढ़ना चाहिए, क्या हमारे जीवन का वो एक अभिन्न अंग है। यदि दैनिक जीवनचर्या में उसे परीक्षा उपयोगी सामग्री के रूप में यदि उससे यूज किया जाए तो वो कितना सार्थक हो सकता है। तो हमारे सामने कुछ ऐसे ज्वलंत क्वेश्चन है जिनको मैंने आपके साथ में साझा करने की कोशिश की है कि अखबार कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर समाचार पत्र को कैसे पढ़ें, हिंदी पढ़ें या इंग्लिश पढ़ें, कितना पढ़ें, किसी अखबार को पढ़ें तो कितना पढ़ें, यानी अखबार पढ़ने का तरीका क्या है, पहले तो कैसे पढ़ें, अखबार में कौन कौन से पृष्ठ है उसको कैसे पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें, परीक्षा उपयोगी सामग्री को कैसे ढूंढें, एग्जाम उपयोगी सामग्री को, एग्जाम यूजफुल सामग्री को कैसे ढूंढें। सब गांव गली मोहल्लों पे जहां अखबार आता है सब लोगों के हाथ में आपको अखबार मिलता है और अखबार पढ़ने का तरीका सबके अलग अलग है। हम जहां कचौरी खाते हैं, कहीं समोसा खाते हैं और कई इतने अच्छे पाठक होते हैं कि वो कचौरी खाने के बाद में यदि अखबार पे वो कचौरी दी जाए तो कई लोग कचौरी खा लेने के बाद में भी उस अखबार के टुकड़े को पढ़ करके खूब सामग्री को इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें सार्थक सामग्री मिलती है उनको। तो इस प्रकार कुछ चीजें हमारे चबाने लायक होती है, उसे चबा करके निकलना होता है, हमेशा के लिए पचा लेनी होती है। कुछ समाचार पत्र है जिसके अंदर कुछ समाचार ऐसे होते हैं जो केवल क्षणिक हमारे काम के होते हैं। तो आइए कि अखबार को पढ़ने के तरीके, किस किस पृष्ठ को, जहां विदेशी समाचार है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो हमारे सिविल सर्विसेज का हिस्सा है उसको किस प्रकार पढ़ें, फिर हमारे नेशनल न्यूज है उसको किस प्रकार पढ़ें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उनके चुनाव की प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया, गांव ढाणी नदियों की भौगोलिक को, एक अखबार के अंदर हमें एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। अखबार के अंदर कहीं इतिहास की कहानी भी हमें मिलेगी, कहीं इतिहास के फैक्ट भी मिलेंगे, कहीं हमें पॉलिटिकल के फैक्ट भी मिलेंगे, कहीं हमें ज्वलंत मुद्दे भी मिलेंगे। इस प्रकार अखबार हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए और उनको लोकल न्यूज को कितना आनंद से पढ़ें, कितना पढ़ें वो हम आज देखेंगे। फिर कितना पढ़ें, घंटा पढ़ें, 1.5 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, कितने पढ़ें, कितने अखबार पढ़ें, एक अखबार पढ़ें, 2 अखबार पढ़ें, इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ यह है, मेरी सोच है वो मैं आपके साथ में साझा करता हूं कि 1 या 2 अखबार पढ़ना चाहिए, 2 अखबार को मैक्सिमम पढ़ना चाहिए। और यदि 3-4 अखबार पढ़ते हो तो 2 अखबार को चाट करके पढ़िए, उसे अच्छी तरह पढ़िए और फिर आप अलग न्यूज है ना वो आप 2-3 अखबारों के अंदर कंट्रोल सकते हो। वो भी आपके आईआर इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप की होती है, हमारा जो आईएएस आईसीएस एग्जाम जो बंदे देते हैं उनके लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए वो बड़ी उपयोगी होती है। राजस्थान का सिविल एग्जाम देने वालों के लिए परीक्षा उपयोगी होती है। उन मुद्दों को, उन अखबार के अलग अलग संपादकीय जो होते हैं उन संपादकियों को पढ़ना चाहिए। फिर आता है कि कब पढ़े। अच्छा, सुबह को पढ़े, मॉर्निंग में पढ़े, उससे मिड डे पे पढ़े या उसको इवनिंग में पढ़े या उसको नाइट को पढ़े, तो वो अलग अलग हैबिट हो सकती है। कि अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह को पढ़ते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि हमारे परीक्षा का जो समय है वो नजदीक आ गया या हम किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर सकते हैं, उस समय हम अखबार पढ़ रहे हैं। तो आप उसे सरसरी तौर से पहले देख लीजिए और उसके बाद में जब आपको समय मिलता है खाना खाने के बाद मिड डे पे, या आपको कई बंदे रात्रि को पढ़ते हैं, जैसे मैं सुबह देख लेता हूँ यदि समय मिल जाता है, तो नहीं तो रात्रि को देखता हूँ। अच्छा, कौन सा पढ़े अखबार, कौन सा पढ़े, हिंदी मीडियम का पढ़े, इंग्लिश मीडियम का पढ़े। मेरी सोच ये है कि जो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, आप डिक्शनरी लेकर के इंग्लिश का पढ़ने बैठ गए, डिक्शनरी लेकर के उसमें शब्द ढूंढ रहे हो और आपको वर्ड ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको आपको इडियम फ्रेजेस समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे निरर्थक समय खराब नहीं करना है। जो हमारा मीडियम, हमारा अच्छी तरह मीडियम है और जो हम अच्छी तरह पढ़ सकते हैं उनको पढ़ें। कौन सा पढ़ें? हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, द हिंदू पढ़ें,
कौन सा पढ़ें, पंजाब केसरी पढ़ें, राजस्थान पत्रिका पढ़ें या भास्कर पढ़ें। तो वर्तमान जो राजस्थान के पाठक हैं उनके लिए राजस्थान पत्रिका सर्वसुलभ हर गांव ढाणी मोहल्ले पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। और सबसे राजस्थान का राजस्थान पत्रिका के बाद में भास्कर, भास्कर भी आपको राजस्थान के कोने कोने में मिल जाएगा। पंजाब केसरी मिल जाएगा, दैनिक नवज्योति मिल जाएगी। दैनिक जो नवज्योति है वो ऑथेंटिक समाचार देते हैं और परीक्षा उपयोगी सामग्री सर्वाधिक देती है। परीक्षा की न्यूज ऑथेंटिक देती है और बिल्कुल सटीक देती है। तो इस प्रकार कौन सा पढ़ें, तो मैं राजस्थान के परीक्षार्थियों के लिए यही कहूंगा कि राजस्थान पत्रिका, भास्कर और हमारे पास में दैनिक नवज्योति सर्वसुलभ उपलब्ध है। हर गांव ढाणी मोहल्ले टी स्टॉल पे उपलब्ध है। तो हमें पहले इनको वरीयता देनी चाहिए। जो अखबार 1 या 2 दिन के बाद आते हैं फिर उनको पढ़ने में अपना आनंद ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अपने पास वर्तमान सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज आ चुकी होगी है। क्या पढ़े, अच्छा अखबार में क्या पढ़े, जैसे कई लोग अलग अलग लोगों के जो यदि परीक्षार्थी है वो IR ढूंढ सकते हैं, राष्ट्रपति का नाम ढूंढ सकते हैं, किसी देशों की राजधानी ढूंढ सकते हैं किसी समाचार में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी पृष्ठ पे, कौन कौन सी न्यूज पे कौन कौन सी सामग्री अपने को मिलेगी, मैं ये भी बताऊंगा। जो कई ऐसे पाठक होते हैं जो चाय की थड़ियों पे बात करते हैं या खेत खलिहानों में काम करते हैं और वो दांत बजा के, गाल बजा करके, थूक बिलो करके अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो लोग चटकारे वाली बातें ज्यादा पढ़ेंगे। अच्छा, गांव के लोग होंगे जिनको स्टडी से, अध्ययन अध्यापन से कोई मतलब नहीं होगा, वो कहीं एक्सीडेंटल कोई घटना ऐसी हो गई है, इवेंट्स हो गया है, उनको पढ़ेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है वो हमें देखना है। फिर परीक्षा उपयोगी सामग्री उस अखबार के पृष्ठ से कैसे ढूंढे, कौन सी न्यूज को पढ़े और कौन सी को छोड़े, और कौन से पृष्ठ को ज्यादा पढ़े, पृष्ठ IR को ज्यादा पढ़े या लोकल न्यूज को ज्यादा पढ़े या मेन पृष्ठ को ज्यादा पढ़े या उसके अंदर ऐड भी देखें क्या। तो इस प्रकार के हमारे सामने ज्वलंत कई क्वेश्चन है जिनको हमें देखना होगा। मैं आपके सामने एक अखबार लेकर के आया हूं, राजस्थान पत्रिका। अब मैं राजस्थान पत्रिका के सीधे अपने मुद्दे पे आता हूं कि हमको क्या पढ़ना है। जैसे ये राजस्थान पत्रिका का मैं पीछे का पृष्ठ है वो पढ़ना शुरू करता हूँ। राजस्थान पत्रिका के पीछे पृष्ठ में 3 या 4 न्यूज है। पहली है, कुन्ने में चीतों की रक्षा करेगी इल्लू। हमारी न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुन्नों में चीतों की रक्षा करेगी इल्लू। हमें इस न्यूज में क्या क्या ढूंढना है जो हमारे काम की बात हो। देखो, इस न्यूज के अंदर हमने को मिलेगा यह है कि कुन्नों में चीतों की रक्षा करेगी इल्लू, और शब्द क्या है, इल्लू। इल्लू रक्षा करेगी। इल्लू क्या है, इल्लू एक श्वान है, कुतिया है। और ये ITBP जो है केंद्र, इंडो तिब्बत जो बॉर्डर सीमा पर सुरक्षा बल है, फोर्स है, उस पे जो काम करने वाली जो संस्था है, जो हमारी अर्ध रक्षा सेवा करती है, वो ITBP उसे प्रशिक्षित कर रही है इल्लू की। इल्लू एक कुतिया है। और ये क्या करेगी, थोड़े दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में नामीबिया से चीते ला करके स्थानांतरित किए थे। 8 चीते थे, उसमें से 5+3, 3 नर थे, 5 मादा थे। इनको लाए थे दक्षिणी अफ्रीका के नामीबिया से और अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ ला करके इन्होंने स्थानांतरित किया। ये चीता स्थानांतरण का भारत में पहला प्रयोग है। तो इन चीतों की रक्षा वर्तमान इल्लू करेगी। इल्लू कैसे करेगी कि ये जो कुन्नो नेशनल पार्क है, इस कुन्नो नेशनल पार्क के बाहर यदि चीते जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इनकी रक्षा के लिए वो पद चिन्हों का प्रयोग करेगी। अपनी घ्राण शक्ति के माध्यम से उसे, जो यहाँ सैनिक काम करेंगे, जो यहाँ के सेवक है, जो इस कुन्नो नेशनल पार्क में जो फॉरेस्ट गार्ड है, वन्य जीव अभयारण्यों की रक्षा के लिए, उन्हें यह सौंप दिया जाएगा। और इल्लू, तो आने वाला क्वेश्चन इल्लू भी हो सकता है कि इल्लू निम्न में से क्या है। अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपनी एक मन की बात की थी। वो मंथली एक बात करते हैं, देशवासियों से रूबरू होने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं। उस मन की बात में जो माइगो प्लेट के माध्यम से इन्होंने जो एक संदेश दिया, उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि जो हमने नामीबिया से चीते ला करके जो कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किया है, उनके नाम दो। तो लोगों ने मन की बात के माध्यम से, मेल के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से, संदेश के माध्यम से खूब सारे इन चीतों के नाम सुझाए। उनमें से हैं मिल्खा नाम सुझाया गया है,
चेतक नाम सुझाया गया है, वायु नाम सुझाया गया है, इस प्रकार स्वस्तिक नाम सुझाया गया है, स्वस्तिक नाम सुझाया गया, तवारा नाम सुझाया गया है। इस प्रकार ये भी आ सकता है। यदि इन चीतों के नाम, ये 8 चीतों के नाम इन 8 दे दिए जाएं तो आने वाले दिनों के अंदर मिल्खा, चेतक, वायु, स्वस्तिक, त्वरा निम्न में से है। चीतों के नाम, बाघों के नाम, घोड़ों के नाम, गधों के नाम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को इस जो है वहां मिलेंगे। इसके अलावा अपने को यह भी मिलेगा कि कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उसकी स्थापना कब की गई, उसे विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया, है कि नहीं है, अच्छा रामसर साइट में है कि नहीं है, वर्तमान में इस नेशनल पार्क से कौन कौन सी नदियां बहती है, उसका राजस्थान से क्या कनेक्शन है, ये सारा क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो अगली हमारी जो न्यूज है वो है कि केंद्र सरकार लाएगी नियम, दिग्गज टेक कंपनियों की नींद उड़ी, 2025 से हर स्मार्टफोन में स्वदेशी नेविगेशन एप्लीकेशन को इनबिल्ड करना होगा अनिवार्य। अब ये स्वदेशी नेविगेशन क्या है? स्वदेशी नेविगेशन है, उसका नाम है नाविका। विश्व के अलग अलग देशों की नेविगेशन एजेंसी है। जैसे रसिया की है, उसका नाम है ग्लोनास, ग्लोनास रसिया की है। इसी प्रकार अमेरिका की है जीपीएस, जिसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार रसिया की भी है, यूएसए की भी है, चीन की है, चीन की जिसका नाम है कंपास। इसके अलावा ईयू की है, यूरोपीय यूनियन की है, इनकी नाम है वो है गैलीलियो है। तो गैलीलियो ने सबसे पहले 1604 में दूरबीन का आविष्कार किया था। तो इस प्रकार नेविगेशन सिस्टम ईयू का गैलीलियो, जैसे कंपास का चीन, ग्लोनास है वो है रसिया का, नाविक भारत का है और जीपीएस यूएसए का। तो इस प्रकार की न्यूज, इसके अंदर भी नाविक प्रणाली क्या है, नेविगेशन सिस्टम प्रणाली किस प्रकार काम करती है, कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े जाएं कि वो पूरे भारत को कवर कर सकते हैं। वर्तमान में 8 सैटेलाइट ऐसे हैं जो भारत और भारत के आसपास के देशों को कवर करते हुए ये नाविक नेविगेशन प्रणाली के तहत सेवा दे रहे हैं। 1999 में भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तब अमेरिका ने वहां के सैनिकों की पोजीशन जानने के लिए जीपीएस देने से मना कर दिया था। तो भारत ने खुद ने विश्व के गिने चुने देशों में से एक है जिन्होंने खुद अपनी नाविक नेविगेशन प्रणाली विकसित की है। तो ये न्यूज हमें इनमें से मिलेगी। अपने को कहीं भी पीछे के किताबों में, बड़ी बड़ी किताबों में रातें खाली करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में इस प्रकार के खूब हमें मिलेगी। 80% फोन 5G होंगे। अभी जो अपनी जनरेशन चल रही है मोबाइल की, 1G, 2G, 3G, 4G और 5G आने वाली है। तो इस प्रकार 2025 तक इन्होंने कहा है कि मां ही निकली जुड़वा बच्चों के कातिल, काश ये सपना ही होता, पुलिस ने कसम दिलवाई कि मर्डर में नहीं फंसाओगे, फिर कबूला सच, बच्चे चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई। न्यूज नेगेटिव है, लेकिन हमें ये पॉजिटिव ढूंढना है कि किस प्रकार अपने कलेजों को, टुकड़ों को कोई अंधेरे में धकेल सकता है और उससे मौत की घाट उतार सकता है। तो हम उनकी न्यूज देके देखेंगे ये है कहाँ की। अच्छा भोपाल की है क्या उस न्यूज में? अच्छा भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी। हमें राजधानियों के नाम, उनके स्थानों के नाम, इस प्रकार के नेगेटिव न्यूज में भी हमें पॉजिटिव ढूंढना है। अब पंडाल और चर्च में मूर्तियों की तोड़फोड़, पंजाब में हंगामे के बीच प्रस्ताव पारित, इसकी न्यूज है, चंडीगढ़ से दी है। क्या दी है? भगवंत मान सरकार ने। अच्छा पंजाब में किसकी सरकार है? अच्छा आपकी सरकार है। आपका वहां का सीएम कौन है? तो हमें भगवंत मान को याद करना है। इसमें अपने को राज्यपाल की भी न्यूज मिलेगी, क्योंकि पंजाब में यदि आपकी सरकार है तो उसका राज्यपाल के साथ में पक्का टकराव होगा। अच्छा तो वो राज्यपाल सुर्खियों में रहेगा। जैसे पश्चिम बंगाल में धनखड़ रहे तो धनखड़ सुर्खियों में रहे, हमारे जो माननीय अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति बने। तो इस प्रकार की न्यूज को हमको ढूंढना है। अब देखो ये जो अपनी एड है, एड में जो सीएलसी की एड है, इसमें भी अपन न्यूज ढूंढ सकते हैं। जो बीत गई सो बात गई, यानी बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। यदि अपन असफल हो गए हैं तो कभी नीरज ने कहा है, अपन मन बहला सकते हैं इस एड के माध्यम से कि इस एड के माध्यम से क्या किया जाता है। कभी नीरज ने कहा है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। क्या सिप सिप के अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नैन सहज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जूं, जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। तो अपन इसमें भी पॉजिटिव
कवि नीरज को ढूंढ सकते हैं कि किस प्रकार कवि नीरज ने कहा है कि एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। क्या लूट लिया माली ने अपन लूटी ने, लेकिन गंध फूल की तूफानों तक ने छेड़ा, पर नफरत लगा गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों। यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी असफलता पे धूल उड़ाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी असफलता पे हंसते हैं। तो कवि कहता है कि नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों कि कुछ मुकुड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो इस प्रकार कवि कहता है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो हमें यहाँ भी पॉजिटिवनेस मिल सकती है। इस प्रकार अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे देखो, इकोनॉमिक्स के समाचार हमने को मिलेंगे कि बैंक ने फेस्टिवल ऑफर्स की लगाई झड़ी, लोन पर दे रहे भारी डिस्काउंट। या अर्थव्यवस्था से संबंधित हमारे जितने क्वेश्चन हैं उनके समाधान होंगे। अर्थव्यवस्था से संबंधित हमें इसमें वो मिलेंगे कि वर्तमान में क्या क्या ऑफर चल रहे हैं। अच्छा, रिवर्स रेट क्या होती है। अच्छा, हमें रेपो रेट क्या होती है। आज मैं आपको केवल अखबार पढ़ने का तरीका और वहां से क्वेश्चन क्या है वो ढूंढ के बताऊंगा। आगे वाली अपनी कोई क्लास होगी तो अपन अखबार पढ़ेंगे भी। तो रिवर्स रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, बैंक दर क्या होती है। अच्छा, सीआरआर क्या होती है। तो अच्छा, सीएलआर क्या होती है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है बैंक से संबंधित। ब्याज रेट क्या होती है। ये सारे कौन कौन सी बैंक है भारत में, कौन कौन सी वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक के तहत दर्जा दिया गया है, कौन सी आरबीआई, इन बैंकों का बैंक कौन सा कहलाता है, आरबीआई कहलाता है। तो उन बैंकों की जानकारी से संबंधित हमारा जितना भी क्वेश्चन है वो यहाँ मिलेगा। बाजार में आई हर गिरावट पर खरीदारी करने से बचें। पर्सनल फाइनेंस पत्रिका, इन्वेस्टमेंट उठाक पटक वाले बाजार में निवेश करने में बरतें। इसमें अपने को नॉस्डेक क्या है, सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स कितनी कंपनियों से निर्धारित होता है, बीएसई सूचकांक क्या है, सब का सब निफ्टी क्या होता है, ये अपने को यहाँ शेयर बाजार से संबंधित जो भी जानकारी आएगी वहां से मिलेगी। आगे अपने खरीफ सीजन धान दलहन तिलहन की बुआई पिछले साल से कम, इस उर्वरक की बिक्री घटी। बुआई 1.2% घटने से खाद की बिक्री 5% घटी। इस न्यूज में हमें यह मिलेगा कि खरीफ की सीजन क्या होती है, रबी की सीजन क्या होती है, जायद की सीजन क्या होती है, खरीफ की सीजन कब प्रारंभ होती है, कब समाप्त होती है, रबी की सीजन कब समाप्त होती है, कब प्रारंभ होती है। किताबों में ढूंढते हैं ज्योग्राफी की बड़ी बड़ी किताबों में कि खरीफ क्या होती है, रबी क्या होती है। यहाँ पढ़िए ना, यह आपके जीवंत है और आपको पढ़ने में एकदम आसानी भी रहेगी और आपको खूब सारी चीजें यहाँ आपको मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा देखो, ये सेंसेक्स दिया हुआ है, ये निफ्टी दिया हुआ है, ये सोना दिया हुआ है, शेयर बाजार का दिया हुआ है, ये बुल का चित्र दे रखा है इन्होंने, ये चांदी का कुछ भाव दे रखा है इन्होंने, ये आपके बिटकॉइन का दे रखा है, इथर का दे रखा है, कार्डोना का दे रखा है, डॉलर का दे रखा है, यूरो का दे रखा है, पेट्रोल डीजल के भाव दे रखे हैं। इस प्रकार हमें डॉलर, यूरो, ये विभिन्न प्रकार की मुद्रा किस देश की है, लीरा किस कौन से देश की है, जैसे इटली की है तो हमें ये याद रखने में आसानी होती है। जैसे अपने बांग्लादेश की टक्का है तो टक्का कहाँ की है, इस प्रकार की। अच्छा, वर्तमान में जैसे अपना रुपया गिर रहा है, किसी की मुद्रा चढ़ रही है, किसी की उतर रही है, तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हमें मिलेगी। जैसे हीरो की नई एक्सट्रीम 160R लॉन्च, पहले हीरो होंडा दोनों साथ थी, तो होंडा कौन सी किस देश की कंपनी थी और हीरो किसकी थी। तो इस प्रकार हीरो और होंडा दोनों मिलकर के वर्तमान में दोनों अलग हो गई, तो हीरो ने अपना कहाँ खोला है, इस प्रकार का जो भी होगा वो अपने को इस प्रकार के इकोनॉमिक्स न्यूज में मिलेगा। आगे आते हैं, हम इसको अलग कर देते हैं। जैसे अपना खेल समाचार आ गया। खेल समाचार में हमें क्या पढ़ना है कि दक्षिणी अफ्रीका को घर में पहली बार पटकनी देना चाहेगा टीम इंडिया। पटकनी देगा कौन, टीम इंडिया देगा। है क्या, क्रिकेट का मैच। हमें क्रिकेट की विभिन्न शब्दावली मिलेगी, क्रिकेट की विभिन्न शब्दावली मिलेगी इसमें, क्रिकेट की विभिन्न शब्दावली। और शब्दावली में क्या मिलेगा कि दूसरा क्या होता है, यार्क बॉल क्या होती है, अच्छा लेग बाई क्या होती है, स्टंप क्या होता है, पैड क्या होता है, बल्ला कितने इंच का होता है, उन दो खिलाड़ियों के बीच में पिच की कुल लंबाई कितनी है। पहले ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते थे, आजकल नहीं पूछे जाते हैं। अच्छा, इस क्रिकेट के अंदर भी अपने को ये देखने को मिलेगा कि अपने को स्टेडियम को नाम मिलेंगे, विभिन्न खेल मैदानों के नाम मिलेंगे। स्टेडियम कौन कौन से हैं, जैसे नवीन विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो दूसरा जो जयपुर के पास में बन रहा है, तो कौन कौन से स्टेडियम है क्रिकेट के, लॉर्ड्स है, मक्का का मदीना, मक्का कौन सा कहलाता है खेल का, क्रिकेट का मक्का कौन सा स्टेडियम कहलाता है, ईडन गार्डन कहाँ है, मोहाली कहाँ है, शारजा कहाँ है, दुबई कहाँ है,
इस प्रकार के खेलों के नाम। अच्छा, खिलाड़ियों के नाम, कौन कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट का है, कौन सा टेबल टेनिस का है, कौन सा दौड़ का है, कौन सा भाला फेंक का है, इस प्रकार की न्यूज है वो हमें खेल समाचार में ढूंढने को मिलेगी। और इस प्रकार इसने कहा भी है कि नई गेंद का सामना चुनौतीपूर्ण, और ये कहा किसने, बावुमा में। बावुमा कौन है, जैसे दक्षिण अफ्रीका के कप्तान है तेम्बा बावुमा। तो इस प्रकार हमें विभिन्न देशों के क्रिकेट के खिलाड़ियों के कप्तानों के नाम मिलेंगे कि तेम्बा बावुमा कौन से देश का क्रिकेट का खिलाड़ी है। अच्छा, आईपीएल होती है, उनके कौन कौन सी टीम के कौन कौन से कप्तान है, कौन कौन सी आईपीएल है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ अपने को मिलेगा एक, यहाँ दो खिलाड़ियों के फोटो दी है, उसमें लिखा है कि केशव महाराज की भक्ति, दक्षिण अफ्रीका टीम के भारतीय मूल के स्पिनर है। स्पिनर क्या होता है, अच्छा, भारतीय मूल का केशव महाराज। केशव महाराज कौन से देश का है और कौन सी टीम में खेलता है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में खेलता है और दक्षिण अफ्रीका की टीम से खेलता है भारतीय मूल का। और ये अभी वर्तमान में तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ का मंदिर है, जो स्वामी पद्मनाभ का मंदिर, वहां जाकर के इसने धोख लगाई है और भारतीय परंपरा में उसी वेशभूषा में जाकर के बकायदा धोख लगाई है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वहां माथा टेका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन संबंधित देश के खिलाड़ियों के मिलान करने के, सम्मिलित करने के आ सकते हैं। इंग्लैंड ने जर्मनी से खेला ड्रा, फाइनल से चूकी टीम गोलकीपर निक पॉप की गलती पड़ गई भारी। अब देखो, गोलकीपर क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, आगे बैकवर्ड क्या होता है, कहां कौन सा खेलता है, गोलकीपर के बारे में पूछा जाता है। अच्छा, तो इस प्रकार की जो खेलों की शब्दावली है, कतर में फीफा वर्ल्ड कप प्रशंसकों के लिए बन सकता है सिरदर्द। अब देखो, ये अपना अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ भूमध्य सागर, ये लाल सागर, ये फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी में एक यहाँ देश स्थित है कतर, और यहाँ एक देश है कुवैत। ये छोटे छोटे देश है, कुवैत, कतर। एक देश है बेरिन। अच्छा, कतर एक छोटा सा देश है और उसने लगभग 1794 अरब रुपए खर्च किए हैं और ये फीफा विश्व कप करवा रहा है, फीफा विश्व कप। तो फीफा विश्व कप क्रिकेट का है क्या, फुटबॉल का है क्या, टेबल टेनिस का है? तो फीफा फुटबॉल विश्व है, फीफा कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। और कहाँ हो रहा है, ये कतर में हो रहा है। कतर छोटा सा देश है, तो अपने को कतर की जो राजधानी है उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा कि वहां की मुद्रा क्या है उसके बारे में मिलेगा, और वहां के देश की संस्कृति के बारे में जानने मिलेगा। अच्छा, इसने न्यूज दी है कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप प्रशंसकों के लिए बन सकता है सिरदर्द। अच्छा, कतर एक मुस्लिम बहुल्य देश है। मुस्लिम बहुल्य देशों में अपने कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वहां जीवन के अलग ढंग होता है, अलग संस्कृति होती है, अलग परंपरा होती है। तो हम वहां दूसरे देशों में जाते हैं तो उन देशों की संस्कृति का हमें पालन करना होता है, उनके नियमों का पालन करना होता है। जैसे अपने यहाँ यातायात के नियमों में यह है कि हमेशा अपने बाएं तरफ चलिए, सड़क के बाएं किनारे चलिए, जबकि अलग देशों में सड़क के दाएं किनारों पे चलिए। तो वहां खूब सारे कानून है। जैसे अपने यहाँ स्वतंत्रता और स्वच्छता जाता है, वहां हो सकता है बुर्का। इसके अलावा पार्टी करने और शराब पीने पर रोक है, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य है और इस्लाम ये कहता है कि शराब उनकी वर्जित है। तो वहां कोई भी खिलाड़ी जाएगा तो वो शराब नहीं पी पाएगा। इस प्रकार LGBT कम्युनिटी पर पाबंदी है, जो समलैंगिकता को बढ़ावा देते हैं। वहां इस प्रकार के, यदि शादी नहीं की हुई है और जोड़ा साथ में होटल में रहना चाहता है तो वो नहीं रह पाएगा उन देशों में, कतर जैसे देशों में। वहां यह भी प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी व्यक्ति इंद्रधनुषी कपड़ा पहन के नहीं आए, क्योंकि जो LGBT है, जो समलैंगिकता को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके जो प्रशंसक है समलैंगिकता के, वो लोग इंद्रधनुषी कपड़े पहनते हैं। तो इस प्रकार, और छतरी या इंद्रधनुषी झंडा भी नहीं लाए, ये भी वहां के चेतावनी जारी की है। और लोगों के जो होटल रूम कम, महंगा किराया, क्योंकि कतर एक छोटा सा देश है, वहां कितने होटल हो सकते हैं, तो इस प्रकार होटल रूम कम है। अच्छा, वर्ल्ड कप वहां जो आयोजित हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप, उसके प्रमुख है ना, वो है अब्दुल्ला अल नसारी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कतर का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका प्रमुख कौन है। तो ये अब्दुल्ला अल नसारी का दिया हुआ है, वो सिक्योरिटी चीफ है वहां का, और उसने एक बयान जारी किया है, वो बहुत ही जबरदस्त बयान है कि 28 दिन के लिए कानून नहीं बदलेंगे, जो 28 दिन चलेगा 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक। अच्छा, कब आयोजित हो रहा है? 20 नवंबर से शुरू हो रहा है और 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। और ये कितने दिन चलेगा? इसका मतलब 28 दिन। और उसने, अब्दुल्ला जी ने कहा है कि हम किसी भी हालात में ये कानून नहीं बदल सकते 18 दिनों के लिए। तो हमें ये विभिन्न प्रकार के विश्व कप के कौन कौन से, इसमें अपने को खूब मिलेगा। भारत का कौन कौन से ऐसे
क्लब है, जैसे ईडन गार्डन है, क्लब है जैसे हमारा उबेर कप है, वो किन से संबंधित है, थॉमस कप किससे संबंधित है। मतलब ये खेलों के नाम के अलावा हमें खूब सारी चीजें इन चीजों में मिलेगी। भारत के कौन कौन से फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं। अच्छा, बाईचिंग भूटिया भारत के निम्न में से कौन से खेल से संबंधित है, खूब बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार तो लंबे समय तक भारत के कप्तान भी रहे, तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिंगापुर फार्मूला 1 ट्रैक का रात में खूबसूरत नजारा। फार्मूला रेस होती है गाड़ियों की रेस, तो उसमें फार्मूला रेस के कौन कौन से खिलाड़ी है, कहाँ आयोजित हो रहा है। मरीना बे स्टेट कहाँ है, जैसे सिंगापुर है। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, उसका जो वहां दिया। भारत के सुब्रमण्यम ग्लोमार के लिए बड़ा पहला शतक। तो ये क्रिकेट संबंधित क्रिकेट के खिलाड़ी देशों के नाम, कौन सा बॉलर है, कौन सा बल्लेबाज है, कौन सा ऑलराउंडर है, इनके नाम बताएं। अब देखो, डीन बोली अब मैं कभी क्रीज से बाहर नहीं निकलूंगी, ये मार्केटिंग विवाद है। ये इस प्रकार का जो भारत के खिलाफ जो तीसरा वनडे हुआ, और इस प्रकार इंग्लैंड की महिला टीम है कि खिलाड़ी है जिनका नाम है चार्ली डीन, ये क्रीज से बाहर निकल गई और आउट हो गई, तो इस प्रकार संबंधित है। क्रिस गेल पहुंचे, गुजरात जॉइंट से खेलेंगे। 7 साल बाद खेलों की वापसी, जुटेंगे 7,000 से अधिक खिलाड़ी। ये अपने नेशनल गेम्स हो रहे हैं और गुजरात में हो रहे हैं, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि नेशनल गेम्स कितने साल बाद हुए, 7 साल बाद हुए, कहाँ हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं, कितने शहर भाग ले रहे हैं, ये भी हो सकता है। और कौन उद्घाटन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। आज तक इन गेमों के अंदर, अच्छा, इन गेमों की शुरुआत कब हुई, 1924 में हुई। कहां से हुई, लाहौर से हुई। नेशनल गेमों की शुरुआत लाहौर से हुई, शुरुआत लाहौर में ये ज्यादा रहे। और इस नेशनल गेम्स के अंदर, जो हमारा नेशनल गेम्स है, राष्ट्रीय गेम्स होते हैं, इन नेशनल गेम्स के अंदर बोलबाला है वो सेना का रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये केरल में पिछला आयोजित हुआ, वो भी पूछा जा सकता है। गुवाहाटी में कब आयोजित हुआ, वो भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के हमें इस खेल और खिलाड़ी वाले टॉपिक से हमें जानकारी मिलेगी। फिर खेल खिलाड़ी के बाद में आते हैं कुछ लोकल न्यूज दी रखी है, अलग अलग पृष्ठ में अलग अलग न्यूज होती है, अलग अलग पार्ट बांट रखा होता है अखबार का। तो उसमें दिया हुआ है कि बामनवाली और अर्जनसर में हुआ शांतिपूर्ण मतदान। ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव। अच्छा, ग्राम सेवा सहकारी समिति का नारा क्या है, सब एक के लिए, एक सब के लिए। और ग्राम सेवा सहकारी समिति है। अच्छा, सहकारिता का आंदोलन सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ, राजस्थान में। अच्छा, भिनाय किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सी सहकारी समिति पहले बनी, ये क्वेश्चन हमें यहाँ मिलेंगे। सहकारिता वर्तमान में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह के अधीन एक नया मंत्रालय बना दिया, जिसे सहकारिता मंत्रालय नाम दिया गया। तो इतना बड़ा आंदोलन ही है, विश्व में सहकारिता आंदोलन की एक अलग ही जंग छिड़की है। राजस्थान के अलावा जो हमारा गुजरात है, गुजरात में सर्वप्रथम भारत में सहकारिता प्रारंभ हुआ था, और वो भी वर्गीज कुरियन जैसे विद्वानों ने दूध के क्षेत्र में स्थापित किया था। उसके बाद में गन्ना क्षेत्र में महाराष्ट्र में सफल रहा, कॉटन मिल में महाराष्ट्र में सफल रहा। तो इस प्रकार के सहकारिता आंदोलन है कि उनके जनकों ने कब कब प्रारंभ हुआ, इस प्रकार की क्वेश्चन हमें इस प्रकार के प्रश्नों में मिल सकते हैं। खूब सारी यहाँ जैसे राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिषद दुर्गापुर, इसकी एक एड दी है। हमें एड में ये भी पता चल सकता है कि कौन कौन सा देवस्थान विभाग है, उनके प्रमुख कौन कौन है। याद दिया राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये एड दी है। अच्छा, प्रसारण की कितनी कंपनियां हैं, विद्युत प्रसारण की कौन कौन सी है, वितरण की कौन कौन सी है, उत्पादन की कौन कौन सी है। राजस्थान वो पहला भारत का राज्य है जिसने नियामक आयोग बनाया और एक ही झटके में विद्युत सुधार लागू कर दिया 99 में एक्ट ला करके, और 2000 में उसे लागू ही कर दिया। और उसके 5 कंपनियां बना दी, 4 वितरण की कंपनियां, 4 वितरण की कंपनियां में एक उत्पादन की कंपनी है, एक वितरण की कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रसारण करती है। एक उत्पादन, एक प्रसारण और बाकी वितरण की है। तो इस प्रकार टोटल 5 है। अच्छा, कौन कौन सी वितरण के अधीन, 10, 11 और 12 कौन कौन सी वितरण कंपनी के अधीन है। अच्छा, उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ रखा गया है। तो इस प्रकार के कौन से जिले में कौन सी वितरण कंपनी स्थापित है, ये अपने को न्यूज यहाँ मिलेगी। इसके अलावा अपन चलो आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्रश्न निकलता है ये कि एक आदेश और बिगड़ गई बनती बात, पल पर बदलता राजनीति का मिजाज। यहाँ हमें राजनीतिज्ञ कौन कौन सी पार्टी से कौन कौन सा पद वर्तमान में उनके पास में है, वर्तमान में कांग्रेस के क्या हालात हो रहे हैं, कौन सीएम बदल रहा है, कौन सीएम आ रहा है। तो इस प्रकार के हमें लोकतंत्र में संख्या बल से फैसला, खत्रियावाद बोले, ये इस प्रकार की न्यूज हमें यहाँ मिलेगी। यहाँ है शक्ति आराधना का पर्व, कहाँ शक्ति की भक्ति अलग अलग। यहाँ हमारे दिव्या
मदेरणा है, क्वेश्चन आने वाले दिनों में आ सकता है। दिव्या मदेरणा हमेशा सुर्खियों में रहती है कि दिव्या मदेरणा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, क्योंकि हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उनका खूब बार झालरापाटन का पूछा गया क्वेश्चन है। रातानाडा से हमारे सीएम अशोक गहलोत, इनका खूब बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दिव्या मदेरणा जैसे ओशिया से आती है, तो ओशिया की विधायक है, तो यहाँ अपने को उल्लेख किया गया है। इधर हमारी जो शंकुतला है 2020 की जो बाड़ेबंदी हुई, उसमें शंकुतला रावत खुलकर अशोक गहलोत के साथ में रही, तो उनके चुनाव क्षेत्र को पूछा जा सकता है। हमारी गंगा देवी है, उनके बारे में पूछ सकते हैं। इंदिरा जो रही उनके बारे में पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में एकमात्र मंत्री रही थी ममता भूपेश। वर्तमान के केंद्रीय जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इंपोर्टेंट मंत्रालय और आदि शक्ति का मंत्रालय, आदि दुनिया का मंत्रालय राजस्थान का, तो ममता भूपेश के बारे में पूछा जा सकता है। कहां से निर्वाचित होकर के आई है, तो अपने को न्यूज में से अपने परीक्षा उपयोगी सामग्री कहां कहां बनती है उनका अपन ढूंढ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में अब शशि थरूर 30 को दाखिल करेंगे नामांकन। अब बड़ा सवाल, कौन बनेगा कांग्रेस का खेवनहार? शशि थरूर जो केरल से जीत करके आते हैं और थिंक टैंक में आते हैं कांग्रेस के। इसके अलावा इसमें यह भी दिया है कि कभी किसी समय मोतीलाल वोरा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, और कभी मोतीलाल वोरा ने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहते खजाना खाली ढिंडोरा नहीं पीटा था। लेकिन वर्तमान में जो कोषाध्यक्ष है वो है पवन बंसल। पवन बंसल की भूमिका को लेकर के यहां दिया गया है कि पवन बंसल वर्तमान में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष है। तो हम इस प्रकार, हालांकि हमारे इन क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये मोतीलाल वोरा कौन से निर्वाचन से संबंधित थे, जैसे ये सीएम रहे थे मध्य प्रदेश के, इनका जन्म नागौर में जरूर हुआ था, लेकिन ये बाद में इन्होंने अपनी कर्म भूमि है वो मध्य प्रदेश को बना ली। पवन बंसल जो वर्तमान कांग्रेस के हैं, तो इस प्रकार की ये पृष्ठभूमि इस पेपर से पूछ सकते हैं। इसके बाद में आते हैं अपन, देखो ये स्वास्थ्य वाला जो है लोकल न्यूज है, इसमें हमें खूब सारा मिलेगा। जैसे आशीर्वाद, अजमेर अरावली की पहाड़ियों से बना है चामुंडा माता मंदिर, विभिन्न राज्यों के साथ ही विदेश से भी आते हैं श्रद्धालु। आशीर्वाद पृथ्वीराज ने पाई थी 17 युद्धों में विजय। ये अजमेर की पहाड़ियों के अंदर स्थित 1300 फीट की एक पहाड़ी की चोटी का नाम बताया, और उसमें बताया कि वहां चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता ने ये सपने में आकर के पृथ्वीराज चौहान को कहा था कि तू जब युद्ध करने जाए तब मेरे से आशीर्वाद लेकर के जाना, इस मंदिर में माथा टेक के जाना, लेकिन इसकी एक शर्त है कि वापिस पीछे नहीं देखेगा। और पृथ्वीराज कभी भी पीछे नहीं देखे। लेकिन 1191 के बाद 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर कहते हैं कि पृथ्वीराज आशीर्वाद लेने के बाद पीछे देखे और वो मोहम्मद गोरी से पराजित हो गए थे, और इस प्रकार तराइन के युद्ध हार गए थे। तो यहाँ हमें इतिहास के पृष्ठों में वापस जाने का मौका मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान तरते कहाँ का राजा था, उसे और राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। उनके कितने युद्ध जीते थे ये क्वेश्चन आ सकता है, कब हुआ था ये भी आ सकता है। इतिहास के विभिन्न क्वेश्चन एक हमें इससे मिल सकते हैं। आगे के हमारे माँ की उपासना से बढ़ता प्रक्रम, ये हमारा जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं थोड़े पढ़ करके पता कर सकते हैं। आगे देखो धार्मिक प्रवृत्ति में अंबाजी शक्तिपीठ के बारे में दिया है। अंबाजी शक्तिपीठ हमारा वही धाम है जब हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ। मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि हमारा वीडियो लंबा बनेगा। जैसे ये हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के यहां जो भाग है ये गुजरात का भाग है, और गुजरात के यहां अंबाजी स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी अंबाजी और हमारा जो माउंट आबू है, माउंट आबू, इस प्रकार माउंट आबू के इस सर्कल को वो जब राजस्थान का एकीकरण कर रहे थे तब इन्होंने सिरोही को छोड़ करके सिरोही तो मिला दिया अपने राजस्थान के अंदर, और सिरोही का मतलब इन्होंने निकाला हाथल गांव, और हाथल गांव हमारे गोकुल भाई भट्ट का गांव था। गोकुल भाई भट्ट, जब हीरालाल शास्त्री ने कहा कि गोकुल भाई भट्ट मतलब गोकुल भाई भट्ट का पर्यायवाची होता है राजस्थान और गोकुल भाई भट्ट हमें चाहिए, तो इन्होंने हाथल गांव तो कर दिया, राजस्थान के अंदर मिला दिया सिरोही समेत, और माउंट आबू को इन्होंने गुजरात में मिला दिया। क्यों मिलाया? क्योंकि वो एक पर्यटन सर्किट बनाना चाहते थे अंबाजी के साथ में। ये अंबाजी इसी प्रकार इस पहाड़ी के अंदर स्थित है जो राजस्थान से सटा हुआ है। यहाँ दिया गया कि अंबाजी शक्तिपीठ, अंबाजी शक्तिपीठ में, और ये भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में जो 52 शक्तिपीठ माने जाते हैं उनमें 9 शक्तिपीठ है वो प्रमुख है, और उन 9 में अंबाजी शक्तिपीठ प्रमुख है।
कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंडन यहाँ करवाया था, और कुछ समय के लिए भगवान श्री राम ने भी यहाँ पूजा की थी। तो इस प्रकार इसमें वर्तमान में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए इस अंबाजी शक्तिपीठ को मान्यता दी गई है, मतलब शक्तिपीठ को यहाँ जगह दी गई है। तो इस प्रकार का हमें हमारा कोई किसी से मतलब नहीं है, हमें हमारी न्यूज परीक्षा उपयोगी सामग्री को ढूंढना है कि अंबाजी कहाँ आया हुआ है, तीर्थ स्थल कहाँ है, अच्छा वो शक्तिपीठों में प्रमुख है। तो इस प्रकार के हमें, और यदि अपने इतिहास को अच्छी तरह पढ़ रखा है तो अंबाजी शक्तिपीठ राजस्थान के एकीकरण के समय का हमें पूरा माजरा समझ में आ जाएगा, और पूरा एक प्रक्रिया तहत हमारे दिमाग में आ जाएगी कि इस प्रकार हमें समझना चाहिए। अब देखो इसके बाद में श्रद्धांजलि, भारत के दोस्त जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को प्रधानमंत्री मोदी का नमन। हमारे भारत के अच्छे प्रशंसक थे, भारत के बड़े मित्र थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनको चुनाव प्रचार के दौरान किसी ने गोली मार करके हत्या कर दी थी जापान के अंदर। वो भारत के अच्छे मित्र थे, और बुलेट ट्रेन भारत में जो प्रथम प्रारंभ की करने भारत जा रहा है उसका प्रारंभ है वो शिंजो आबे के कार्यकाल में ही जापान ने भारत के साथ सहयोग करके किया था। तो इस प्रकार शिंजो आबे भारत के मित्र थे। तो वर्तमान में ऐसा पूछा जा सकता है कि शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे, पूछा हुआ है क्वेश्चन है। अच्छा, तेवर F-16 पैकेज पर भारत की खरीदारी के बाद अमेरिका का यू टर्न। अच्छा, एक F-16 लड़ाकू विमान है, वो अमेरिका एक दुनिया का सबसे बड़ा बढ़िया है, वो अपना माल बेचना चाहता है, किसी को भड़काता है, किसी को शांत करता है। जैसे वो दूसरे देशों को भड़का करके, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें अमेरिका की खास भूमिका है, क्योंकि वो नाटो का प्रमुख है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है। तो इस प्रकार वो यूक्रेन को उकसाया, और जब यूक्रेन पर रशिया ने आक्रमण कर दिया तो उसने कदम पीछे खींच लिए। इसी प्रकार वो एक बढ़िया है, जैसे F-16 हमें भी बेच रहा है और पाकिस्तान को भी बेच रहा है। उधर वो कभी चीन को भड़काता है, और कभी वो भारत को कहता है कि चीन, भारत को धमकी दी चीन ने तो अच्छा नहीं रहेगा। ताइवान के लिए झगड़े को लेकर के वो सुर्खियों में। तो हमें यहाँ ये मिलेगा कि IR जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे PCS एग्जामों में, जो हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम आते हैं, एक बड़ा घटक है IR का। वो IR का घटक हमें यहाँ मिलेगा। यहाँ हमें ये भी मिलेगा कि भारत का विदेश मंत्री कौन है, जयशंकर है। अच्छा, अमेरिका का विदेश मंत्री कौन है, वो भी हमें यहाँ मिलेगा कि अमेरिका का विदेश मंत्री जो एंटनी ब्लिंकन है उसके बारे में हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, हिंद प्रशांत जो सुरक्षा मामला को लेकर के जो चर्चा हुई है, इंडो पैसिफिक का एक वर्तमान में IR परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण घटक बनने जा रहा है, और ये शक्ति का केंद्र बन रहा है इंडो पैसिफिक। और आने वाले दिनों में इंडो पैसिफिक नाम देकर के अमेरिका है वो एक नया युद्ध स्थल बना रहा है। वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र को, हिंद प्रशांत महासागर को एक नया युद्ध क्षेत्र बना रहा है, क्योंकि उसे तो अपना जो है हथियार बेचना है। तो इस प्रकार अब आगे देखो, संबोधन वो चाहते हैं कि हमारी कोई पहचान है, खुद की आजादी बचाने के लिए मूल्यों की रक्षा करेंगे। जॉर्जिया मेलोनी, इटली में जो आम चुनाव हुए हैं उसमें जो पहली इटली की महिला PM बनने जा रही है, जॉर्जिया मेलोनी। तो यह जो घटना दी है इटली की जॉर्जिया मेलोनी, हमें क्या है, इटली की प्रधानमंत्री को ही ढूंढना है। तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की क्या है, प्रथम PM है, और वो प्रथम PM कौन सी, महिला प्रथम PM है। तो इस प्रकार जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की PM बनने जा रही है, तो ये न्यूज हमें यहाँ मिलेगी। इधर बाड़मेर में मलेरिया का मामले बढ़े। मलेरिया किस किस से होता है, डेंगू का वायरस, डेंगू एक वायरस है, कीटाणु जनित रोग है, किस प्रकार का है, प्रोटोजोआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन डेंगू का यदि है तो कौन कौन सा है, कोरोना किससे हुआ, कोरोना का बहुत बड़ा खेल है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को यहाँ मिलेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, क्योंकि टाइम अपना ज्यादा हो रहा है। अब देखो ये संपादकीय, संपादकीय के अंदर पार्टियों के मामले में स्पष्ट प्रावधान जरूरी। राज्यों के अंदर राज्यपाल की शक्तियों को लेकर के स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अच्छा, यदि किसी राजनीतिक पार्टी, यदि विधायक दल बदल करके चले गए हैं तो चुनाव चिन्ह किन के पास में रहेगा, उनका फैसला चुनाव आयोग किस आधार पे करेगा, उसमें वहां का विधानसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका रहेगी, राज्यपाल की क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर के संपादकीय लिखा है। तो ये हमारे पॉलिटिकल का ज्वलंत मुद्दा है।
कौन से आर्टिकल के तहत जो हमारा विधानसभा अध्यक्ष होगा वो विधायकों को दल को मान्यता देगा या उनकी सदस्यता समाप्त करेगा, चुनाव आयोग की मान्यता के प्रति क्या भूमिका है, चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय लेवल पर कैसे आवंटित करते हैं और क्षेत्रीय लेवल पे कैसे आवंटित होते हैं, वो सारा मामला हमें संपादकीय में मिलेगा। इसके बाद शहरी विकास में मानवीय पक्ष को शामिल करना होगा। सामयिकी है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के समाधान आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से सब जगह उपयुक्त नहीं है। वरुण गांधी है, भाजपा सांसद है और यूपी से आते हैं और मेनका गांधी और संजय गांधी के पुत्र है और बड़े तेज तरार है और स्पष्टवादी है और प्रियंका और राहुल गांधी के चचेरे भाई है। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ए रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज फ्यूचर थ्रू हर विलेजेस। इस पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। इसमें इन्होंने भारत में किस प्रकार की सिटी प्लान हो, शहर को किस प्रकार प्लान किया जाए, उनको व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार प्लान किया जाए, कौन कौन से, जैसे पेरिस के अंदर किस प्रकार की सुविधा है कि 15 मिनट की पैदल चाल पर हर क्षेत्र में एक नया हब बना दिया गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से वेल सेटल्ड है, कौन कौन से हम वर्तमान में हमारे पास में कितने प्लानर है। 2031 तक हमें 3 लाख टाउन और कंट्री प्लानर्स की जरूरत होगी, उसमें से 5000 टाउन प्लानर ही है। खूब सारी यूनिवर्सिटी है जो कोर्स करवाती है, लेकिन हमारे ऊंट के मुंह में जीरा जैसी हमारे पास में समस्या आ जाएगी। और ग्लोबल जो वार्मिंग बढ़ रही है, इन कंक्रीटों के शहर है वो कंक्रीट में बदल रहे हैं और इस प्रकार खेत कंक्रीटों में बदल रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो 2050 तक विश्व बैंक ने यह अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी 3% घटेगी। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमें टेक्निकल लैंग्वेज हमें देते हैं वो यहां मिलेंगे। ओस्लो 2 समझौता, फिलीपींस अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके जस्ट ऊपर एशिया महाद्वीप के देश है जो विश्व में सबसे लंबे झगड़े के लिए जाने जाते हैं। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा ये फारस की खाड़ी, इस प्रकार इसके पास में यहाँ जो देश है, यहाँ ये सऊदी अरब देश है, सऊदी अरब के बाद में यहाँ सीरिया देश है, लेबनान देश है, लेबनान देश है। यहाँ इस एक पट्टी के रूप में यहाँ एक देश है इजराइल, और इजराइल विवाद, इजराइल और फिलिस्तीन, फिलिस्तीन अपने अस्तित्व को लेकर के लड़ रहा है इजराइल के साथ में। तो 1949 से ये लड़ रहा है और इनकी लड़ाई लंबी कही जाती है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य विश्व के सबसे शांत देश एक देश है नार्वे। नार्वे की राजधानी है ओस्लो और नार्वे विश्व में समझौतों के लिए जाना जाता है और कोई भी समझौता है उसकी मध्यस्थता, जैसे जब भी किसी देश के मध्य को किसी भी प्रकार का झगड़ा होता है तो नार्वे हमेशा तटस्थ रहने वाला, विश्व का सबसे तटस्थ देशों में से एक है नार्वे। और ओस्लो समझौता हुआ था इजराइल और फिलिस्तीनियों के मध्य, और इजराइल और फिलिस्तीनियों के मध्य जो ये समझौता हुआ था ये आज ही के दिन 8 सितंबर 1995 को हुआ था। और उस समय यासर अराफात इन्हें शांति समझौते के लिए यासर अराफात को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री थे और इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे उस समय उनका नाम था यत्जाक राबिन। तो हमें इस न्यूज के अंदर जो ये दिया है कि ओस्लो 2 समझौता पैक्ट फ्रंट, इसमें हमें उस समय के कौन कौन से, अच्छा फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री थे यासर अराफात, अच्छा इजराइल के प्रधानमंत्री थे यत्जाक राबिन, और बीच में एक चित्र के रूप में आते हैं बिल क्लिंटन, ये अमेरिका के थे। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे बिल क्लिंटन। और बिल क्लिंटन का कभी आपने पढ़ा हो तो मोनिका लेविंस्की को लेकर के व्हाइट हाउस में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था और इस प्रकार बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की लंबे समय तक सुर्खियों में रहे थे और फिर उन्होंने अपनी सुर्खियां बटोरी थी। पहले ये इन्होंने मना कर दिया था कि हमारे किसी भी प्रकार के संबंध नहीं थे, लेकिन फिर कोई टीवी वार्ता में बिल क्लिंटन ने वो कबूलनामा स्वीकार किया तो वापिस मोनिका लेविंस्की वो सुर्खियों में आ गई थी। मोनिका लेविंस्की व्हाइट हाउस में एक काम करने वाली इंटर्न थी जो वहां की छोटे मोटे जो काम निपटाते हैं और वो टेलीविजन वगैरह वगैरह ये भी संभालने का काम करती थी।
मीडिया प्रभार वगैरह वगैरह ये संभालती थी मोनिका लेविन्स्की, और व्हाइट हाउस की एक कर्मचारी थी। और उनके साथ में संबंधों को लेकर ये बिल क्लिंटन शांति प्रक्रिया में इस प्रकार का, जब भी ओस्लो 2 समझौता आता है तो इन तीनों के नाम आते हैं। वो है यासर अराफात, इस प्रकार वो है यात्जाक राबिन और बिल क्लिंटन, इन तीनों के चित्र आते हैं। तो हमें इस प्रकार की न्यूज की जानकारी यहां से मिल जाती है। सिर्फ संस्कृति के सारे कब तक संतुष्ट रहेंगे सैलानी। पावणे के बारे में बताया गया कि राजस्थान का हमारे हर एग्जाम के अंदर एक टॉपिक होता है पर्यटन। अच्छा, पर्यटन के कितने सर्किट है, कौन कौन से पर्यटन में कहाँ कहाँ दर्शनीय है, कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सा किला कहाँ है, उनसे संबंधित है। अच्छा, पर्यटन का स्लोगन क्या है, इनका आओ नी पधारो हमारे देश, ये किसका स्लोगन है। अच्छा, उसका 2 साइड में पीठ सटा करके ऊंट बैठे हैं, इसका ये किसका लोगो है। अच्छा, ललित के पमार अपने थे तब आओ नी पधारो हमारे देश दिया। फिर आओ नी पधारो हमारो देश पहला गाना किसने गाया, ये महाराजा गंगा यूनिवर्सिटी है। तो इस प्रकार उन्होंने एक सर्वे किया है, जो कोई शोधार्थी होगा, रिसर्च होगा, उसने किया है कि अलग अलग हमारे जिलों में आने वाले अलग अलग देशों के जो यात्री है, जो पर्यटक है, उनका सर्वे किया है कि वो यहाँ क्या देखना पसंद करते हैं, यहाँ की क्या कमियां हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से उन्होंने दिया है। तो हमें यह राजनीति और भ्रष्टाचार, आपकी बात, पर्यटन को बढ़ावा के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, सुझाव, ये क्वेश्चन RS मेन में भी पूछा जा सकता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, हमें यहाँ समाधान मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो शोधार्थी है उन्होंने कोई ना कोई समाधान भी बताया है कि इस प्रकार जो लपंगों लूचों की और इस प्रकार लूटने वाली जो घटना होती है, अच्छा विदेशियों के साथ में कई बार बलात्कार जैसी भी घटना हो जाती है जो शर्मसार करने वाली होती है, उनके बारे में भी हमें यहाँ दिया हुआ होता है। एक यहाँ रॉक पेंटिंग दिया है, देखो, माओरी रॉक कार्विंग नजदीक से देखने के लिए जल मार्ग ही एकमात्र उपाय। ये हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर एक देश स्थित है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड विश्व के सबसे शांत देशों में से एक है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया यहाँ, और यहाँ इस प्रकार न्यूजीलैंड स्थित है। न्यूजीलैंड ये ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर है। वहां की एक जनजाति है माओरी। इस माओरी जनजाति की जो प्रतीक है उसे वहां माओरी रॉक नाम से एक पेंटिंग बनाई है। अच्छा, माओरी कहाँ की जनजाति है, कहाँ की मूल निवासी है, न्यूजीलैंड की। और न्यूजीलैंड जैसे कुक जल संधि प्रसिद्ध है, यहाँ क्राइस्ट चर्च है वो भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार न्यूजीलैंड की राजधानी है वो विश्व की सबसे दक्षिणवर्ती राजधानी है। तो इनके वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन विश्व की सबसे दक्षिणवर्ती राजधानी है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार न्यूजीलैंड से संबंधित है, अपने को एक देश से संबंधित माओरी वगैरह वगैरह, ये अपने को चित्र के माध्यम से दिया हुआ है, तो एक पढ़ने में अच्छा आता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो, यूक्रेन संकट, व्यापक राजनीतिक प्रतिक्रिया की जरूरत, परमाणु हमले पर पुतिन के रूप को धमकी समझना उचित नहीं। तो इसमें वाशिंगटन पोस्ट के कोई न्यूक्लियर नाइटमेयर्स नामक पुस्तक के लेखक है जोसेफ सेरिनसियोनी, उनका एक लेख है वाशिंगटन पोस्ट में छपा है कि परमाणु, इसमें अपने को न्यूज मिलेगी कि कौन कौन से देश परमाणु संपन्न है। रशिया ने अमेरिका को धमकी दी है कि आपने इस प्रकार हमारे कार्यों में हस्तक्षेप किया और इस प्रकार आपने हमारे दुश्मन को बढ़ावा दिया, तो रशिया किसी भी हालात में परमाणु बम विस्फोट करने से भी नहीं चूकेगा और परमाणु बम का प्रयोग करेगा। और रशिया के अंदर एक संधि भी है कि जब भी कोई दुश्मन देश उस पर हमला करें और रशिया को पीछे धकेलना प्रारंभ कर दें, तो रशिया है वो परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। अच्छा, परमाणु हथियार का प्रयोग संभावित रूप से कहाँ कहाँ कर सकता है, जैसे काला सागर में कर सकता है, निर्जन क्षेत्रों में कर सकता है, कहाँ कहाँ करेगा, तो इस प्रकार का लेख हमें पढ़ने को मिलता है। तो उस समय की समकालीन हमें जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में जानकारी मिलती है, नदियों के बारे में मिलती है, परमाणु बमों के बारे में मिलती है। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि कौन कौन सी परमाणु घटनाएं कब कब घटी, वो भी हमें एक रिवाइज करने में, रिपीट करने में, हमें मेमोरी में पुनः लाने के लिए हमारे लिए उपयोगी होती है। क्योंकि मेमोरी यदि अपन जितनी बार ज्यादा बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो ज्यादा मेमोरी शार्प रहती है। भावी सेना प्रमुख की नियुक्ति के बीच राजनीतिक हलचल, ये पाकिस्तान की न्यूज है। इस पाकिस्तान की न्यूज में वहाँ ISI का प्रमुख कौन है, वहाँ का सेना प्रमुख कौन है, वहाँ का वर्तमान जैसे
प्रधानमंत्री कौन है, वहां का विदेश मंत्री कौन है, जैसे बिलावल भुट्टो उनका वहां का है, अतः शहबाज शरीफ वहां के जो पीएम है उनके बारे में पूछ सकते हैं, राष्ट्रपति कौन है उनके बारे में पूछ सकते हैं, जैसे वहां का आईएएस प्रमुख बना लेफ्टिनेंट जनरल नदीम मजूमा। अच्छा, नदीम मजूमा क्या है, क्योंकि वहां की आंतरिक घटनाक्रम पर आधारित एक लेख है। अरुण जोशी दक्षिण एशियाई कूटनीतिक मामलों के कोई जानकार है, @thepatrika.com के माध्यम से उन्होंने दिया है, और एक बड़ा लेख है जो हमें वहां की अपने पड़ोसियों की राजनीति। अच्छा, आरएस प्रीलिम्स में आन सान सू की है ना, उनका पार्टी का नाम पूछा था, जो बर्मा की प्रमुख पार्टी थी उस समय वो जब निर्वाचित हुई थी तो उनकी पार्टी का पूछा था। तो इस प्रकार जो घटनाक्रम है हमारे पड़ोसी, तो हमें विभिन्न राज्यों की पार्टियों के नाम के अलावा जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी पार्टियां हैं, गुलाम नबी आजाद ने कौन कौन सी पार्टी बनाई, इनके अलावा भी हमें ध्यान देना होता है। अब देखो ये लोकल जितने भी है, जैसे पशुपालकों किसानों को पशुपालक कृषियों की दी जानकारी, इनमें कौन कौन से टीके लग सकते हैं, कौन कौन सी कृषि में क्या क्या कौन कौन सा वर्तमान में जैसे लट रोग चल रहा है, तो हमें लट रोगों के बारे में विभिन्न, जैसे कातरा रोग है हमारी बाजरी में महत्वपूर्ण अभी एक रोग चल रहा है कातरा रोग, तो कातरा रोग को बचने के लिए बचाने के लिए फसल को बचाने के लिए कौन कौन से क्या क्या किया जा सकता है, इस प्रकार के हमें क्वेश्चन। फसल बीमा क्लेम दिलाएं, विद्युत आपूर्ति सुचारू करें, खरीफ फसल पर अलग फसल बीमा है, उनकी कितनी प्रीमियम रेट है, बागवानी पर कितनी है, रबी पर कितनी है, ये सारी जानकारी हमें फसल बीमा के माध्यम से यहाँ अपने को मिलेगी। इसके अलावा हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। पहले दिन रामलीला में नारद को मोह हवन से, ये लोकल न्यूज है, यहाँ भी हमें लोकल न्यूज में कुछ जानकारियां हासिल हो सकती है कि किस प्रकार। अच्छा, स्वदेशी अपनाने से देश का विकास, कुछ कंपनियों के विदेशी कंपनियों के नाम इसमें अपने को पढ़ने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता, फिर ये लोकल समाचार है, लोकल समाचारों में अपन थोड़े यहाँ से जागरूक रहने के लिए कर सकते हैं। 1500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान, प्रदेश के 716 विद्यालय पीएम श्री योजना में बनेंगे मॉडल स्कूल। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सितंबर को एक नई योजना शुरू की जिसे पीएम श्री योजना कहते हैं। पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान से 716 विद्यालय सम्मिलित किए गए हैं और टोटल 1500 करोड़ का बजट राजस्थान को दिया गया, 1500 करोड़। और ये जो टोटल बजट है वो 27,360 करोड़ का है, 27,360 करोड़ का बजट है। और 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना की, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस न्यूज से, ये क्वेश्चन अपने को पुटअप हो सकता है कि कौन कौन पीएम श्री योजना किससे संबंधित है। विद्यालयों के गुणवत्तापूर्ण अध्ययन को लेकर के, वहां के ढांचागत को लेकर के 2020 की शिक्षा नीति है उसको पूरी तरह उसकी भावना को समेटे हुए एक योजना है पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान में 716 स्कूल है, 716 में से आधी स्कूल है वो प्राइमरी लेवल की स्कूल है और आधी है वो अपर प्राइमरी लेवल की है। तो अपर प्राइमरी की और प्राइमरी की, यानी अपर प्राइमरी से ऊपर की है, माध्यमिक है सॉरी, और आधी है वो प्राइमरी अपर प्राइमरी की है और आधी है वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की है। तो पीएम श्री योजना क्या है। अच्छा, पीएम किसान निधि योजना का जब पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उसमें कितनी राशि, जैसे 6,000 रुपए 3 किस्तों में, 2-2 हजार की किस्तों में 3 किस्तों में 6,000 रुपए सालाना किसान को दी जाती है, सीमांत किसान को दी जाती है। मध्यम जो किसान होता है जिनकी एक निश्चित हेक्टर की भूमि होती है उससे नीचे वाले को दिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पीएम श्री योजना से संबंधित, कितना राजस्थान में बजट है, टोटल कब जारी की और कितना बजट है, ये सारा हमें दिया गया है। अतः इसका मूल मकसद क्या है ये भी है। अतः इसका वर्तमान में किसको प्रमुख बनाया गया है ये भी, जैसे समग्र शिक्षा के अधीन नोडल अधिकारी जो नामित किया गया है उसका नाम है राज्य स्तर पर मुरारी लाल शर्मा। अतिरिक्त बजट देकर के मुरारी लाल शर्मा को राज्य स्तर पर इसका समग्र शिक्षा के तहत नोडल अधिकारी नामित किया है पीएम श्री योजना का। तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा भव्य मंच तैयार, आज डांडिया महोत्सव का है, डांडिया नृत्य कहाँ का है, गरबा नृत्य प्रमुख कहाँ का है, तो गरबा नृत्य गुजरात का है और गुजरात की संस्कृति का प्रतीक है। ये क्वेश्चन अपने को पूछ सकते हैं। मेडिकल कॉलेज के बजट में न रहे कमी, मांगे गए प्रस्ताव, लोकल न्यूज है लेकिन सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है पूछ सकते हैं, नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ है पूछ सकते हैं, मुत्रा दास माथुर अस्पताल कहाँ है पूछ सकते हैं,
प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल कहाँ है, पूछा जा सकता है। पीबीएम हॉस्पिटल कहाँ है, पूछा जा सकता है। खूब सारे क्वेश्चन जो जिला संभाग मुख्यालयों पर स्थित है उनके अलग अलग नाम है, पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इससे ये भी होते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से अभी वर्तमान कौन कौन से जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है और वर्तमान में प्रस्तावित योजना क्या है। जैसे बजट में प्रावधान किया गया कि 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल दिए जाएंगे, तो राजस्थान पहला राज्य होगा जिसके हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। अच्छा, विस्तारवाद ने कम्युनिस्ट आंदोलन को तोड़ने का काम किया, अनजान। भाकपा का 23वां राज्य सम्मेलन आयोजित है, तो कम्युनिस्टों की स्थापना कब हुई, कब नहीं हुई, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये नागौर में श्रद्धालुओं की बस और ट्रक में टक्कर, 3 की मौत, नागौर मुंडवा रोड पर सोमवार देर। अच्छा, श्रद्धालु वर्तमान में जो हमारा तीज त्योहारों का मेले चल रहे हैं। अच्छा, रामदेवरा मेला कब चला, करणी माता का मेला कहाँ भरा जा रहा है, अच्छा मुकाम मेला कहाँ वर्तमान में आयोजित हुआ। इन मेलों की संबंधित जितनी भी संस्कृति की है ना, क्योंकि श्रद्धालुओं की बस की ट्रक में टक्कर हुई है, तो श्रद्धालुओं की बस और ट्रक में जो टक्कर है, अपने को इस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी खोजनी है कि कौन से मेले में जा रहे हैं और कौन सा मेला वहां का स्थानीय फेमस है। और खूब मेलों के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार पूछ सकते हैं। बिना आधार योजनाओं से वंचित 62% नौनियाल विद्यार्थियों के नहीं जुड़ रहे हैं आधार और जन आधार कार्ड। अच्छा, जन आधार कार्ड एक राजस्थान की योजना है, न कि दूसरे राज्यों की योजना है। इन जन आधार भामाशाह की जगह प्रारंभ की गई योजना है। तो कौन कौन से योजना है, कौन कौन सी छात्रवृत्ति की योजना है, कौन कौन से राजश्री योजना क्या है, आपकी बेटी योजना क्या है, पालनहार योजना क्या है, विभिन्न योजनाओं के नाम अपने को जो विद्यार्थियों से संबंधित है वो अपने को यहाँ मिल सकते हैं। जैसे राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम है, उनके तहत जैसे वर्कबुक वर्कशीट जारी की है, वो हमें क्वेश्चन यहाँ मिल सकते हैं। गली गली नहीं बिकेंगे पटाखे, एक जगह लगेगा अस्थायी बाजार। जैसे अपने भारत के तमिलनाडु राज्य के सबसे ज्यादा पटाखे बनते हैं, और पटाखों के लाइसेंस कैसे बनते हैं, किस प्रकार के होते हैं। अच्छा, गांधी जयंती पर रविवार को भी खुलेंगे स्कूल, 3 प्रार्थना सभाओं का होगा आयोजन। इसमें 3 प्रार्थना सभा में कौन कौन से गाने गाए जाएंगे। अच्छा, गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। महात्मा गांधी से संबंधित कुछ चीजें अपने को मिलेगी कि गांधी जी 2 अक्टूबर इनका 1869 में जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है गांधी जी से संबंधित, जो हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, जो इतिहास से संबंधित और पॉलिटिकल करंट का क्वेश्चन है, वहां से वो यहाँ से पीछे मिलेगा। अच्छा, वर्तमान में यातायात के नियम ये नियम लागू हो गए कि कार में जो पिछली सीट पर बैठेगा उसके भी बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। तो यातायात के नियमों को लेकर के भी सुर्खियों में रहा है। अब देखो आगे फटाफट निपटाते हैं कि पहली बार देश ने देखी संविधान पीठ की लाइव कार्रवाई। संविधान पीठ की जो चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं, नेताओं के झगड़े हैं, पार्टियां दल बदल करती है, उसके बाद में किन को चुनाव चिन्ह कौन सा मिलना चाहिए, उनको प्रतीक किसको मिलना चाहिए, पार्टी किसके नाम से जानी जाएगी, किस नाम से। ये सिंधे को लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने अपील लगाई, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई यहाँ अपने को नाम मिलेगा कि कौन कौन है। जैसे यूयू ललित वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल कौन है, तो वो न्यूज हमें यहाँ मिलेगी कि केकू वेणुगोपाल, क्योंकि उन्होंने सरकार की पैरवी की है। उनके सपोर्ट में सोलिसिटर जनरल खड़ा रहा है जिसका नाम तुषार मेहता है। तो ये क्वेश्चन अपने को यहाँ से मिलेगा। अभी एक है 30 सितंबर को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान अभिनेत्री आशा पारेख को फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो 1911 से दिया जा रहा है, और भारत का फिल्म सेक्टर में दिया जाने वाला सबसे सम्मानित पुरस्कार है। और फाल्के पुरस्कार का क्वेश्चन यदा कदा पूछा ही जाता है। अच्छा, ये जो आशा पारेख है वो पहली सेंसर बोर्ड की महिला अध्यक्ष भी रही है। इनकी पिक्चरें कौन कौन सी हैं, इससे पहले इनको किस नाम से जाना जाता था, जैसे हिट गर्ल नाम से जाना जाता था। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, क्वेश्चन पूछ जाता है राजनीति क्षेत्र में, फिल्म सेक्टर में, साहित्य सेक्टर में। तो इस प्रकार के चलचित्र क्षेत्रों में कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है। अच्छा, वर्तमान में किसको दिया गया, 3 नाम और दे दिए, एक आशा पारेख को दे दिया। हिट गर्ल के नाम से जानी जाती है, आशा पारेख जानी जाती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने को यहाँ मिले। सिख तीर्थ यात्री 28 को जाएंगे पाकिस्तान, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ननकाना साहिब उनका मुख्य स्थल है, लाहौर उनका, पंजा साहिब उनका है, अट्टारी वाघा बॉर्डर कहाँ है, जैसे पंजाब की सीमा पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन
पाकिस्तान जाएंगे तो कौन कौन सा है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन है। अच्छा, महापौर सौम्या प्रकाश शीला दाबाई होगी कार्यवाहक मेयर। शीला दाबाई को, जो हमारे शांति धारीवाल है स्वायत्त शासन मंत्री है, इन्होंने शीला दाबाई को कार्यभार संभालने को कहा है। और वहां की महापौर है सौम्या। तो जयपुर की निम्न में से हाल ही चर्चा में रही महापौर कौन से हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन है। ग्रेटर निगम, अच्छा, राजस्थान में इन 7 के अलावा कौन ऐसे 2 और जिले हैं, जैसे अपना कोटा है और इसी प्रकार जयपुर है, इसी प्रकार हमारा जो जोधपुर है, इनमें 2-2 नगर निगम स्थापित किया गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जिलों में या कौन कौन से में नगर निगम है, वो 2 है। या राजस्थान में टोटल नगर निगमों की संख्या कितनी है, पूछा जाए कि वो अपने को नगर निगम कितने हैं, नगर पालिका कितनी है, शहरी निकाय कितने हैं, शहरी निकाय की क्या परिभाषा है, कौन कौन से नगर निगम का कौन कौन सा पद होता है, जैसे महापौर नगर निगम का होता है, चेयरमैन कहाँ का होता है, सभापति कहाँ का होता है, ये जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ मिलेंगे। चुनाव चिन्ह पर आयोग करेगा फैसला शिवसेना। चुनाव चिन्ह पर आयोग